हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मौर्योत्तर कालीन वंश। ये भी हमारे प्राचीन भारत के इतिहास से लिया गया है। तो चलिए इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ का वध करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का तख्ता पलट कर अपना आधिपत्य जमाया और शुंग वंश की नींव रखी। मौर्य वंश के पतन के पश्चात कई ब्राह्मण वंशीय शासकों ने सत्ता की बागडोर संभाली और जिसमें शुंग वंश, कर्ण वंश, कुषाण वंश तथा सातवाहन वंश मुख्य थे। शुंग वंश की नींव रखने वाला इस वंश का प्रथम राजा था पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र को ब्राह्मण धर्म का समर्थक और बौद्ध धर्म का शत्रु माना जाता था। ब्राह्मण धर्म का समर्थक और बौद्ध धर्म का शत्रु माना जाता था। अपने शासनकाल में उसने कई बौद्ध धर्म विरोधी गतिविधियां की और बौद्ध स्तूपों तथा विहारों का विनाश किया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने यह घोषणा की थी कि जो व्यक्ति मुझे एक भिक्षु का सिर लाकर देगा उसे मैं 100 दिनारे दूंगा। शुंगों को वैदिक धर्म का अनुयायी माना गया है। पुष्यमित्र शुंग का कार्यकाल 185 से लेकर 149 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम से शुंग काल की राजनीतिक गतिविधियों का पता चलता है और अयोध्या से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने यवन शासक डेमेट्रियस प्रथम को पराजित किया था और डेमेट्रियस भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था। तो प्रथम यवन शासक भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला कौन था? डेमेट्रियस। शुंग वंश का 10वां व अंतिम शासक देवभूति था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, जिसकी हत्या उसके आमत्य वासुदेव ने की थी और शुंग सिंहासन पर अपना आधिपत्य किया था। तो यानी कि शुंग वंश का अंत करने वाला कौन था? आमत्य वासुदेव। कर्णव राजवंश। आमत्य वासुदेव कर्णव मीन्स शुंग वंश का विनाश करके उसके आमत्य वासुदेव कर्ण ने अपने शासक देवभूति की हत्या कर सिंहासन पर कब्जा कर लिया और कण्व वंश की स्थापना की। वासुदेव को पाटलिपुत्र के कण्व वंश का प्रवर्तक माना जाता है। कण्व वंश का अंतिम शासक सम्राट सुसम्मी कण्व या सिमुक कण्व था। तो कण्व वंश का सुसम्मी या सिमुक कण्व था, जो कि बहुत ही दुर्बल और पद के साथ अयोग्य था। पद के हिसाब से वो क्या था? अयोग्य था। जिस कारण क्या हुआ कि कई राज्यों ने खुद को स्वयं स्वतंत्र घोषित कर दिया और कण्व वंश का पतन हुआ। इस वंश का शासन काल 75वीं ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक माना जाता है। किसका? कण्व वंश का। कुषाण वंश। इसके बाद मगध पर कुषाण वंश का आधिपत्य स्थापित हुआ। कुजुल, कडफिसेस,
को कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है, कुजुल कड़फिसेस को, जो कि महान कुषाण सम्राट कनिष्क के परदादा थे। महान कुषाण सम्राट कनिष्क के परदादा थे। कुषाण वंश का प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क को माना जाता है और जिसकी पहली राजधानी कहाँ थी? पहली राजधानी थी पुरुषपुर तथा दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। द्वितीय अशोक भी, प्रथम तो अशोक ही था, द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले थे कौन थे? कुषाण थे। भारत में पहले सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रचलन का श्रेय भी किसको जाता है? सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रचलन भी किसको जाता है? कुषाणों को ही जाता है। कुषाण वंश ही वह वंश था जिसकी सीमाएं भारत से बाहर तक फैली हुई थी। तो बाहर तक फैली हुई थी जिस वंश की सीमाएं, वो था कुषाण वंश, जो भारत से भी बाहर फैली थी। कला की गांधार शैली भी कनिष्क के शासनकाल में ही पनपी थी। शक संवत शुरू करने का श्रेय भी किसको जाता है? कनिष्क को ही जाता है। कनिष्क ने ही बुद्ध अंकित सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था। यह भी माना जाता है कि कुषाण काल में मूर्ति पूजन की शुरुआत हुई। कुषाण काल में देखो, कुषाण काल में कितने सारे कार्य हुए। मूर्ति पूजन की शुरुआत हुई, सिक्कों की शुरुआत हुई। कुषाण वंश के पतन के पश्चात सातवाहन वंश का, जब कुषाण वंश समाप्त हुआ तो उसके बाद सातवाहन वंश का उदय हुआ। और सातवाहन वंश आंध्र देशीय सातवाहन वंश या सतकर्णी वंश की नींव, सतकर्णी भी बोल सकते हैं आप इसे, 27 ईसा पूर्व में सिमुक ने रखी थी। सिमुक जिसे सिंधुक सिसुक या सिप्रक के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सिमुक को। इन्हें आंध्र जाति का बताया जाता है। और कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश का भी मगध पर साम्राज्य था। सातवाहन वंश का महान शासक गौतमीपुत्र कौन था? सातकर्णी को माना जाता है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। तो अद्वितीय ब्राह्मण किसे कहा है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। सातकर्णी ने प्रतिष्ठान नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया। प्रतिष्ठान। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली, जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन था? किसका था? सातवाहन का। सातवाहन वंश के 17वें शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक गीत काव्य की रचना की। 17वें शासक ने। और सातवाहनों ने सीसे लेड के सिक्के भी जारी किए। क्या किए? सीसे के सिक्के किसने जारी किए? सातवाहनों ने। और सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी, जो कि सातकर्णी उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक था। सातकर्णी उपाधि प्राप्त करने वाला यज्ञश्री पहला शासक था। इन सब के पश्चात गुप्त वंश का उदय हुआ और जिसने भारत को पुनः एक सूत्र में बांधा। मौर्य वंश के पश्चात कई वर्षों तक भारत में राजनीतिक एकता का अभाव रहा। भारत में खत्म हो चुकी राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है। तो व्यूअर्स, इस तरह से हमने मौर्य उत्तर राजवंशों की बारे में चर्चा की है। आई होप आपके ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।